नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एपीएस स्टोरी पर। आज हम बात करने जा रहे हैं उस महान व्यक्ति की जिन्होंने हमारे देश के संविधान का निर्माण किया और समाज में समानता और न्याय की नींव रखी। वो व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन में कठिनाइयों के बावजूद न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया। हम बात कर रहे हैं भारत रत्न, संविधान निर्माता और दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं और उनके विचार जो आज भी हमें प्रेरित करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बाबा साहब की इस अद्भुत यात्रा को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के रत्नगिरी जिले में हुआ था। यह स्थान इंदौर नगर के करीब है और इस गांव का नाम मऊ है। इनके पिता रामजी राव मिलिट्री में सूबेदार थे। उनके अब तक 13 बच्चे हो चुके थे। भीमराव अंबेडकर उनकी 14वीं संतान थे। 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी में अंबेडकर ने जन्म लिया। लगभग एक सप्ताह तक उनके घर में खुशियों का समारोह छाया रहा। इनके जन्म पर खूब खुशियां मनाई गईं, क्योंकि रामजी राव के बहुत से बच्चे जन्म लेने के बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। केवल उनके 2 भाई और 2 बहनें ही जीवित थे। एक भाई का नाम आनंद राव था और दूसरे का नाम बसंत राव था। मंजुला और तुलसी उनकी 2 बहनें थीं। पड़ोसियों ने रामजी राव को पुत्र के जन्म पर बधाई दी। भीमाबाई को भी स्त्रियों ने बधाई दी। पड़ोसी कहते थे कि यह बच्चा बहुत ही होनहार है, ये दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा। इसका ऊंचा माथा बता रहा है कि यह बहुत ही योग्य पुरुष होगा। रामजी राव यह सुनते तो खुशी से मुस्कुराने लगते थे। यह 19वीं सदी का अंत था। रामजी राव की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। कहने के लिए वे मिलिट्री में सूबेदार थे, लेकिन उनको वेतन बहुत कम मिलता था। उस समय सभी चीजें सस्ती मिलती थीं, इसलिए घर का खर्चा किसी तरह चल जाता था। मिलिट्री की नौकरी अधिक लंबी नहीं होती। अभी रामजी राव को 15 साल ही हुए थे कि वे रिटायर हो गए। नौकरी छूटने पर वे घर आ गए और सोचने लगे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। पति की नौकरी छूटने के कारण भीमाबाई भी परेशान थी। उस बेचारी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब घर का खर्च कैसे चलेगा और उसके लिए क्या होगा। रामजी राव को समझ में जब कुछ भी नहीं आया तो उन्होंने मऊ गांव छोड़ दिया। वे वहां से सतारा आ गए और वहीं रहने लगे। दिन भर रामजी राव नौकरी के लिए भटकते रहते, लेकिन कहीं भी कोई नौकरी नहीं मिली। इस तरह वे परेशान हो गए और उन्हें निराशा होने लगी कि शायद नौकरी अब नहीं मिलेगी। उन्हें सतारा आए लगभग 1 महीना हो चुका था। पैसे से हाथ बिल्कुल खाली था। 5 बच्चे थे और पत्नी थी। एक दिन वे भीमाबाई से बोले, क्या हम लोग मऊ गांव ही लौट चलें? भीमबाई बोली, क्यों? रामजी बोले, मुझे लगता है कि यहां कोई नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन भीमाबाई समझाते हुए बोली, हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। आदमी को कोशिश पर कोशिश करनी चाहिए। कामयाबी जरूर मिलेगी। मन छोटा मत करो, भगवान पर भरोसा रखो। इस तरह भीमाबाई ने अपने पति को बहुत समझाया। रामजी राव में साहस का संचार हुआ। अब वे सवेरे घर से निकलते तो पक्का इरादा कर लेते कि आज नौकरी खोज कर ही रहेंगे। कहा जाता है कि अगर इंसान कोशिश पर कोशिश करे तो उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। यह सत्य भी है। जब मनुष्य दृढ़ निश्चय कर लेता है तो उसे मंजिल अवश्य मिलती है और भटकना भी नहीं पड़ता। रामजी राव एक दिन एक कंपनी में गए। वहां के मालिक से मिले और उसे नमस्कार किया। कंपनी का मालिक बूढ़ा था। उसने रामजी राव से आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्हें नौकरी की तलाश है और वे उसी की खोज में भटक रहे हैं। मालिक के पूछने पर रामजी राव ने अपना सारा हाल बताया। उस मालिक को तरस आ गया। वह व्यक्ति दयालु था। उसने रामजी राव से कहा, तुम मिलिट्री में सूबेदार थे, तुम्हें 50 रुपया वेतन मिलता था, उतना तो मैं नहीं दे पाऊंगा। तो फिर मैं 40 रुपए तक दे सकता हूं। देख लो, सोच लो, अगर तुम्हारा काम चल सकता है तो मेरे यहां स्टोर कीपर की जगह खाली है, मैं तुम्हें नौकरी दे दूंगा। तब उस सस्ते जमाने में 40 रुपए भी बहुत होते थे। रामजी राव ने नौकरी करना स्वीकार कर लिया। मालिक ने उनका नाम हाजिरी के रजिस्टर में लिख लिया और उन्हें दूसरे दिन से काम पर आने के लिए कह दिया। भीमाबाई ने यह सुना तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कहने लगी, भगवान सबका भला करता है, वह गरीबों की सुनता है। दूसरे दिन से रामजी राव नौकरी पर जाने लगे। काम कुछ भी नहीं था, केवल चौकीदारी करनी थी। वे सवेरे 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक स्टूल पर बैठे रहते।
दोपहर के खाने के लिए खाना साथ ले जाते। भीमाबाई किसी तरह घर की गाड़ी चला रही थीं। वह एक एक दिन गिन गिन कर काटती। मन में हमेशा यही सोचा करती थीं कि कब महीना पूरा होगा और कब वेतन मिलेगा। इस तरह रामजी राव गांव की दुनिया छोड़कर अब शहर के संसार में आ गए। सतारा छोटा सा शहर था, लेकिन वहां रौनक खूब थी। इधर ये परिस्थिति थी और उधर बच्चे का नाम भीमराव रख दिया गया था। वह बड़ा होने लगा और धीरे धीरे 5 वर्ष का हो गया। भीमाबाई को चिंता होने लगी कि अब भीमराव को पढ़ने के लिए पाठशाला जाना चाहिए। वह पति से रोज कहती थी तो उसे यही उत्तर मिलता था कि मैं भी सोचता हूं कि लड़के को अब स्कूल भेजना चाहिए, लेकिन 2 समस्याएं मेरे सामने हैं। पहली समस्या तो यह है कि हम लोग अछूत हैं और जाति के महार है। लड़के का दाखिला स्कूल में बड़ी कठिनाई से होगा। यह दक्षिण भारत है। यहाँ छुआछूत का बहुत ज्यादा बोलबाला है। लोग अछूतों को नल से पानी नहीं लेने देते, कुएं से भी जल नहीं भरने देते, उनसे नफरत करते हैं। दूसरी समस्या रामजी राव ने भीमाबाई को यह बताई कि भीमराव के दाखिले में रुपया भी खर्च होगा। खर्च वैसे ही बड़ी कठिनाई से चलता है, लेकिन दाखिले वाला खर्च जरूर करना पड़ेगा। भीमाबाई का कहना था कि कुछ भी हो, आप सूबेदार थे और आपका बेटा बिना पढ़ा रह जाए, यह कैसे हो सकता है। रामजी राव भीमराव को लेकर स्कूलों में जाने लगे। वे जिस भी पाठशाला में जाते और अपने को महार बताते, वहीं इनकार हो जाता था कि अछूत के लड़के को स्कूल में भर्ती नहीं किया जाएगा। रामजी राव निराश होकर लौट आते। वे भीमाबाई को आकर बताते और कहने लगते कि भीमराव का दाखिला होना बहुत मुश्किल है। आज कई दिन हो गए, मैं लगातार उसको लेकर जा रहा हूं, मगर कहीं भी उसे दाखिला नहीं मिलता। भीमाबाई में साहस था। वह निराश होने वाली स्त्री नहीं थी। वह पति को समझाती और कहती, और दूसरे स्कूलों में जाओ, किसी न किसी को दया आ ही जाएगी और वह लड़के का नाम लिख लेगा। पढ़ना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी सरकार ये कभी नहीं कहती कि अछूतों को शिक्षा मत दो। उसका तो कहना है कि देश में अधिक से अधिक लोग पढ़े लिखे होने चाहिए। रामजी राव तंग आ गए थे। उन्हें रोज अपनी कंपनी से छुट्टी लेनी पड़ती। वे 4-5 घंटे देरी से पहुंचते। मालिक बिगड़ता और कहता, मैं रोज रोज छुट्टी नहीं दे सकता, लेकिन रामजी राव मजबूर थे। वे मालिक की खुशामद करते और छुट्टी ले लेते। उन्हें लगन लगी थी कि किसी तरह भीमराव का दाखिला स्कूल में हो जाना चाहिए। आखिर एक दिन वे ऐसे स्कूल में पहुंचे जहां का हेडमास्टर दयालु था। उसने रामजी राव की सारी कहानी सुनी तो कहने लगा, दाखिला तो मैं कर लूंगा, लेकिन तुम महार हो, अछूत हो, तुम्हारा लड़का सब लड़कों के साथ बैठ नहीं सकता। रामजी राव ने यह सुना तो वे सन्नाटे में आ गए और हेडमास्टर का मुंह देखने लगे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि जब भीमराव लड़कों के साथ नहीं बैठेगा तो फिर पढ़ेगा कैसे। रामजी राव ने अपनी शंका हेडमास्टर के सामने रख दी और बोले, जब मेरा लड़का दूसरे लड़कों के साथ नहीं बैठेगा तो फिर वह पढ़ेगा कैसे। हेडमास्टर जी बोले, इसका एक तरीका है। रामजी बोले, क्या तरीका है बताइए गुरुजी। हेडमास्टर बोले, आपका लड़का अपने साथ बिछाने के लिए टाट लेकर आएगा। दरवाजे के बाहर जहां लड़के अपने जूते उतारते हैं, वहां वह टाट बिछाकर बैठेगा। उसे कोई छुएगा नहीं, क्योंकि वह महार है। उसे भी अच्छी तरह समझा देना कि वह भी दूसरे लड़कों को नहीं छुएगा। रामजी बोले, ठीक है गुरुजी, समझा दूंगा। रामजी बोले, हेडमास्टर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, भीमराव को अपने स्कूल में एडमिशन कर लीजिए। हेडमास्टर जी बोले, ठीक है। रामजी हेडमास्टर की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। अब भीमराव का नाम स्कूल में लिख लिया गया। भीमराव नित्य नियम से पढ़ने के लिए रोज स्कूल जाने लगे। वे अपने साथ टाट ले जाते थे और वहीं बिछाकर बाहर दरवाजे के पास बैठ जाते। लड़के हंसी उड़ाते थे। वे आपस में एक दूसरे से कहते थे कि ये भीमराव महार जाति का है, ये पढ़ने आया है, इससे बचकर रहना, यह अछूत है, इसे कहीं छू मत लेना। उस समय भीमराव मात्र 5 वर्ष के ही थे, लेकिन अच्छी तरह जानते थे कि लड़के उनका अपमान करते हैं, मगर उनमें बहुत ज्यादा समझ थी। वे सबकी बातें सुनते और किसी को भी कोई जवाब न देते। वे खूब मन लगाकर पढ़ते थे। उनकी यही कोशिश रहती थी कि जो आज पढ़ाया गया है वह मुझे याद हो जाना चाहिए। यही कारण था कि भीमराव पढ़ने में तनिक भी लापरवाही नहीं करते थे। वे पढ़ने में तेज होने लगे, इसलिए अध्यापक उनसे प्रसन्न रहते। वे पाठशाला के लगभग सभी अध्यापकों के प्रिय बन गए थे।
प्रधानाध्यापक उनसे बहुत खुश रहते थे। वे दूसरे मास्टरों से कहते थे कि यह भीमराव अछूत है, लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छा है। ऐसा लगता है कि यह खूब पढ़ेगा और पढ़ लिख कर योग्य बनेगा। रामजी राव और भीमाबाई भी बहुत खुश थे। दोनों भविष्य के सुंदर सुंदर सपने देखते। वे आपस में एक दूसरे से कहते थे कि हमारा भीम खूब पढ़ेगा, उसका पढ़ाई में मन लग रहा है, वह बहुत ही होनहार है। भीमराव अब 5वीं कक्षा में आ गए थे। गणित उनका बहुत अच्छा था। गणित में उन्हें हमेशा पूरे नंबर मिलते थे। इतिहास और भूगोल भी वे मन लगाकर याद करते थे। कहने का मतलब यह कि उन्हें सभी विषय पसंद थे। वे किसी भी विषय के लिए तनिक भी लापरवाही नहीं करते थे। उनका स्कूल घर से काफी दूर था। वे सवेरे पैदल ही घर से जाते, फिर जब लौटते तो शाम हो जाती। दोपहर के लिए खाना वे अपने साथ ही ले जाते थे। यही सब चल रहा था। अचानक भीमाबाई की तबीयत खराब हो गई। उन्हें बुखार आ गया और फिर वह उतरा नहीं। पैसों की कमी की वजह से कई दिन तक दवा नहीं दी गई। ये राह देखी जा रही थी कि बुखार अपने आप ठीक हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। बीमारी बढ़ गई और पड़ोसियों को चिंता होने लगी कि यदि भीमाबाई की दवा न की गई तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। भीमाबाई बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थीं। जब पड़ोसी वैद्य को बुलाने गए, लेकिन उन्होंने आने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था, मैं अछूतों के घर नहीं जाता और न उनका इलाज ही करता हूं। पड़ोसी रामजी राव को अपने साथ लेकर जाते। सबके सब निराश होकर लौट आते। कोई भी वैद्य घर आने के लिए तैयार नहीं होता। दुनिया में सभी लोग पत्थर दिल नहीं हैं। कुछ ऐसे भी इंसान हैं जिनमें हमदर्दी है और वे दूसरे का दुख अच्छी तरह समझते हैं। एक बूढ़ा वैद्य था, उसे दया आ गई। वह रामजी राव के साथ चल पड़ा। वैद्य ने आकर भीमाबाई की नाड़ी देखी। उसने कहा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अच्छी से अच्छी दवा दूंगा। बुखार ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन का समय लगेगा। वैद्य दवा देकर चला गया। भीमाबाई को दवा दी गई, मगर उन्हें तनिक भी आराम नहीं हुआ। उनकी बीमारी बढ़ती चली गई। भीमाबाई लगभग 1 महीने तक बीमार रहीं। फिर इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब रामजी राव पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वे कलेजा पकड़कर रह गए। पत्नी का अभाव उन्हें बहुत ज्यादा खलने लगा। वे सोचने लगे, मैं नौकरी करूं या घर का काम देखूं। मेरे लिए ये दोनों ही काम कठिन हैं। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। किसी ने बहुत सही बात कही है, मरता क्या ना करता। रामजी राव विवश हो गए थे। वे सवेरे नौकरी पर जाते और जब लौटते तो रात हो जाती थी। रात को वे खाना बनाते, तभी सब बच्चे खाते थे। सवेरे के लिए वे थोड़ा सा रख देते थे। उसे खाकर भीमराव पढ़ने चले जाते। रामजी राव भी थोड़ा सा खाना खाकर पानी पी लेते और 10 घंटे की ड्यूटी के लिए चले जाते थे। माता की मृत्यु का भीमराव को बहुत दुख हुआ। वे दिन भर उदास रहते और जब मां की याद आ जाती तो रोने लगते थे। रामजी राव उन्हें छाती से लगा लेते और समझाते, संतोष करो भीमराव, अब तुम्हारी माता लौटकर नहीं आएंगी। पढ़ाई में मन लगाओ, वही तुम्हारे काम आएगी। भीमराव घर से थोड़ा सा बासी खाना खाकर स्कूल जाते। दोपहर को उन्हें भूख लगती तो बिलबिलाकर रह जाते थे। एक दिन जब यह बात उन्होंने अपने पिता से कही तो रामजी राव कहने लगे, दोपहर में इंटरवल होता है, तब तुम रोटी खाने के लिए घर चले आया करो। मैं नौकरी पर जाने से पहले तुम्हारे लिए रोटियां सेंक कर रख दूंगा। भीमराव ने यह मंजूर कर लिया। वे बालक थे और बचपन में भूख सही नहीं जाती थी। अब भीमराव अंबेडकर इंटरवल में अपने घर आने लगे। वे जब लौटते तो उन्हें लौटने में बहुत देर हो जाती थी। उन पर शिक्षक बिगड़ते थे। हेडमास्टर की भी डांट उन्हें खानी पड़ती थी, मगर वे भूख से मजबूर थे, इसलिए उन्हें रोज घर जाना पड़ता था। कई दिन हो गए। एक दिन हेडमास्टर ने उन्हें बहुत डांटा। उनका कहना था, अगर तुम भविष्य में यही करोगे तो तुम्हारा नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। यह सुनकर भीमराव सहम गए। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब वे इंटरवल में घर नहीं जाएंगे। रामजी राव को भी बतला दिया और वे भूखे रहकर पढ़ने लगे। इधर मां मर गई थी। भीमराव को इस बात का बहुत दुख था। उधर घर की हालत अच्छी नहीं थी। यह उनके समझ में नहीं आता था। दिन भर भूखे रहना पड़ता, यह उनके वश का नहीं था। वे पढ़ना चाहते थे, इसलिए पढ़ रहे थे। वैसे उन्हें कोई भी किसी तरह का आराम नहीं था। हेडमास्टर दयालु था। उसे देखा नहीं जाता था कि भीमराव दिन भर भूखा रहे। वह दया से भर आता।
भीमराव के लिए रोटियां बनाकर रख लेता था। जब स्कूल का इंटरवल होता तो वही रोटियां भीमराव को खाने के लिए देता था। वह दूर से रोटी फेंक देता और दाल सब्जी धोने में रख देता था। वह जाति का ब्राह्मण था, लेकिन उसमें दया का समुद्र भरा पड़ा था। वह भीमराव को पीने के लिए मटके का पानी देता। भीमराव अछूत अवश्य थे, लेकिन हेडमास्टर उन्हें बहुत अधिक प्यार करते थे। इस तरह भीमराव का अब इंटरवल में घर जाना बिल्कुल बंद हो गया था। उन्हें प्रधानाध्यापक भोजन देते, बड़े स्नेह और प्यार से खिलाते। उन्हें लग रहा था कि हेडमास्टर उनके पिता हैं और उनका पालन कर रहे हैं। कक्षा के दूसरे छात्र भीमराव को देखकर जलते थे। वे आपस में कानाफूसी करते और एक दूसरे से कहते, हमारे हेडमास्टर साहब का भी दिमाग खराब हो गया है। एक महार को प्यार करते हैं जो अछूत है और जिसके लोटे का पानी कोई भी नहीं पीता है। भीमराव इन सब बातों से दूर ही नहीं, बहुत दूर रहते थे। वे समाज को नहीं जानते और घर को भी नहीं पहचानते थे। उन्हें यही लगन लगी थी कि किसी तरह यह प्राइमरी स्कूल की शिक्षा पूरी हो जाए, तब मैं आगे पढ़ूं, किसी हाई स्कूल या इंटर कॉलेज में जाकर दाखिला लूं। यही कारण था कि भीमराव अपने कानों से जो सुनते उसे सुनकर भूल जाते थे, आंखों से जो देखते उसे भी भुलाने की पूरी कोशिश करते थे। यही उनका सिद्धांत था और वे उस पर पूरी तरह डटे थे कि कहीं इधर उधर भटक न जाएं। घर की परेशानी भी भीमराव के सामने थी। वे देखते थे कि उनके पिता को कितना अधिक कष्ट सहन करना पड़ रहा है। उन्हें माता का भी अभाव खलता। वे मन की बात किसी से भी नहीं कह पाते, हमेशा मौन बने रहते। यही उनकी आदत बन गई थी। समय ने करवट बदली और युग अपनी नई कहानी कहने लगा। रामजी राव की वह नौकरी समाप्त हो गई क्योंकि कंपनी बंद हो गई थी। मालिक को घाटा हुआ, उसने कंपनी बंद कर दी। रामजी राव भी घर पर आकर बैठ गए। वे अब बूढ़े हो गए थे। नौकरी की तलाश में रोज जाते, लेकिन उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिलती थी। कुछ दिन बाद भीमराव ने प्राइमरी की शिक्षा पूरी कर ली। वे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। अब उन्हें हाई स्कूल में भर्ती होना था। रामजी राव उसके लिए प्रयास करने लगे। दाखिला के लिए रुपयों की जरूरत थी और उनके पास बिल्कुल रुपए नहीं थे। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि इसके लिए क्या करें। काफी देर बाद रामजी राव को समझ में आया कि वे सेठ सूरजमल से ब्याज पर रुपया ले आऊंगा। यही सोचकर वे सूरजमल की कोठी पर गए और उनसे रुपयों की मांग की। सूरजमल ने उन्हें रुपए देने से साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था, मैं सोने या चांदी का जेवर गिरवी रखकर ही रुपया देता हूं। जेवर ले आओ, उसे गिरवी रख जाओ और रुपया ले जाओ। रामजी राव ने अपनी बहुत मजबूरी बताई, लेकिन सेठ तनिक भी नहीं पसीजा। अब रामजी राव हैरान हो गए। घर में पीतल की एक बड़ी सी परात थी। वे उसी को लेकर महाजन के घर पहुंच गए और कहने लगे, सेठ जी, मेरे पास कोई जेवर नहीं है। यह परात है, इसे रख लीजिए और मुझे 50 रुपए दे दीजिए। सेठ जी को समझ में आ गया। उन्होंने परात देखी और फिर रामजी राव से कहने लगे, ठीक है, मैं तुम्हें 50 रुपए अभी देता हूं, लेकिन एक बात है। रामजी बोले, क्या बात है? सेठ ने कहा, अगर 1 साल के अंदर तुमने यह परात नहीं छुड़ाई तो यह मेरी हो जाएगी। कैसे भी करके इसका रुपया और ब्याज दे देना। 1 साल के अंदर ही अंदर इसको छुड़ा लेना। अगर ऐसा नहीं कर पाते हो तो फिर परात हमारी हो जाएगी। रामजी बोले, समझ गया सेठ जी। सेठ बोला, अच्छी तरह समझ गए ना? रामजी बोले, हाँ सेठ जी, अच्छी तरह समझ गया। तो फिर यही लिखकर मुझे दे दो और रुपया ले जाओ। बहुत अच्छा। रामजी राव ने लिखकर दे दिया और वे रुपया लेकर घर आ गए। दूसरे दिन भीमराव का दाखिला हाई स्कूल में हो गया। यह एल्फिस्टन हाई स्कूल था। भीमराव इसी में पढ़ने लगे। प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर ने उनके नाम के साथ अंबेडकर जोड़ दिया था, इसलिए अब उन्हें भीमराव अंबेडकर कहा जाता था। और वे लिखते भी यही थे। भीमराव अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त हो गए। वे तनिक भी समय व्यर्थ नहीं जाने देते थे। किसी को भी नहीं बुलाते और न किसी के घर जाते। उनके पास हमेशा समय का अभाव बना रहता और वे समय को पकड़ने की कोशिश किया करते थे। एक दिन भूगोल का घंटा था। अध्यापक कुर्सी पर बैठे थे। उसने भीमराव को बुलाया। उनका कहना था, भीमराव, श्यामपट्ट पर आओ, भारत का मानचित्र बनाओ। भीमराव ने यह सुना तो वे श्यामपट्ट की ओर जाने लगे। वहीं और लड़कों का खाना डिब्बों में रखा था। उन्होंने यह देखा तो सब के सब जोर से चिल्लाए और कहने लगे, भीमराव महार है, यह ब्लैक बोर्ड की ओर जा रहा है, यह अछूत है,
वहीं हम सबका खाना रखा है, ये छू देगा, उसे नापाक कर देगा, फिर हम लोग क्या खाएंगे? एक लड़का हिम्मत करके सामने आ खड़ा हुआ। वह अकड़ कर कहने लगा, रुक जाओ भीमराव, तुम महार हो, हमारा खाना छू दोगे। पहले हम अपना खाना हटा लें, उसके बाद तुम ब्लैक बोर्ड पर जाओ। भीमराव रुक गए। लड़कों ने अपना खाना हटा दिया। उसके बाद भीमराव ब्लैक बोर्ड पर गए और भारत का मानचित्र बनाया। भीमराव को मन ही मन बहुत दुख हुआ कि मैं महार जाति का हूं, इसलिए कदम कदम पर उनका अपमान होता था। उन्होंने घर में भी कुछ नहीं कहा, स्कूल में भी किसी से कोई शिकायत नहीं की। संतोष करके रह गए और सोचने लगे, उन्हें शिक्षा प्राप्त करनी है। जब आदमी कोई नेक काम करने चलता है तो उसमें परेशानी ही परेशानी आती है। मुझे अपने उद्देश्य को पूरा करना है, मैं किसी से भी कुछ नहीं कहूंगा। हेडमास्टर दयालु था। उसने एक दिन हंसकर भीमराव से कहा, अरे भीम, तू तो महार जाति का है, तू पढ़ लिख कर क्या करेगा? भीमराव ने धीरे से उत्तर दिया, मैं छुआछूत को दूर करूंगा, पढ़कर वकील बनूंगा और अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा जो सरकार को मानना पड़ेगा। हेडमास्टर चौंक कर रह गए। उन्हें हंसी आ गई और वे भीमराव का मुंह देखने लगे। उनको समझ में आ गया था कि लड़का महत्वाकांक्षी है। उन्हें भीमराव से स्नेह था। वे जानते थे कि यह लड़का होनहार है और कुछ बनकर रहेगा, कुछ करके दिखाएगा। लोग सच कहते हैं कि कमल कीचड़ में ही पैदा होता है और हीरा कोयले से ही निकलता है। पुरानी बातें झूठी नहीं हैं, सबका सब सत्य हैं। उस दिन से हेडमास्टर की दृष्टि में भीमराव का स्थान बहुत ऊंचा हो गया। जो विद्यार्थी खूब मन लगाकर पढ़ता है, उसके अध्यापक को उससे बेटे जैसा स्नेह हो जाता है। ठीक यही परिस्थिति हेडमास्टर की भी हो गई थी। वे भीमराव का अधिक से अधिक ध्यान रखते थे। परिणाम सामने आ गया। भीमराव हाई स्कूल की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। घर में खुशियां मनाई गईं और यह कहा जाने लगा कि भीमराव ने हाई स्कूल पास कर लिया है, वह आगे भी इसी तरह पढ़ेगा। भीमराव का एक बहुत अच्छा मित्र था। वह जाति का ईसाई था और उसका नाम कैलुस्कर था। वह हमेशा भीमराव को उदास देखता। एक दिन उसने पूछ लिया तो भीमराव ने बताया, वे आगे पढ़ना चाहते हैं लेकिन घर में पैसा नहीं है, कॉलेज में दाखिला कैसे लूं? इस पर कैलुस्कर ने बताया, महाराज गायकवाड़ बहुत ही दयालु पुरुष हैं। उनके दरवाजे पर जो भी गरीब पहुंच जाता है वे उसकी धन से सहायता अवश्य करते हैं। तुम भी जाओ और अपनी कहानी उन्हें सुनाओ। वे रहमदिल आदमी हैं, तुम्हारे हाल पर जरूर तरस खाएंगे। भीमराव को समझ में आ गया। मुंबई में ही बड़ौदा नरेश की अपनी कोठी थी। भीमराव उनके सामने जाकर खड़े हो गए। दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उनको प्रणाम किया। बड़ौदा नरेश बोले, तुम कौन हो युवक और यहां कैसे आए हो? भीमराव बोले, राजा साहब, मैं एक गरीब विद्यार्थी हूं। मैं हाई स्कूल फर्स्ट डिवीजन से पास किया हूं। अब कॉलेज में दाखिला लेना चाहता हूं। घर में पैसे नहीं हैं, पिता बहुत गरीब हैं। बड़ौदा नरेश अधेड़ थे। वे 40 साल की उम्र को पार कर चुके थे। उन्हें दुनिया का तजुर्बा था। वे आदमी को देखते ही पहचान लेते थे कि इसकी असलियत क्या है। दोस्तों, यह कहानी बहुत लंबी हो चुकी है। अगर आप इस वीडियो पर अपना अच्छा प्यार और सपोर्ट दिखाएंगे तो इसके आगे की कहानी इसके नेक्स्ट पार्ट में सुनने को मिलेगी। इसका अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।